बड़ी मुश्किल रही है अभी कुछ बीते जो महीने थे, बरसात का जो मौसम था खासकर, लेकिन इस सब के बीच एक साल का लगभग जो कार्यकाल रहा है, कैसा बीत रहा है? देखिए, चुनौतियां हमेशा जो भी सत्ता में होता है वो आती है। किस प्रकार की चुनौतियां हैं? क्या चुनौतियों को हम लड़ाई की तरह लड़ें या युद्ध की तरह लड़ें? पहली चुनौती हमारे सामने थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी अभी भी नहीं है। और जब मैंने एज ए मुख्यमंत्री जब ज्वाइन किया तो बहुत बुरा हाल था। तो उस दृष्टिकोण से हमने पहली चुनौती उसको पार किया। कैसे अपनी इकॉनमी को कैसे डेवलप करना है, अपने स्टेट की डेमोग्राफी, भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से हमने अपना बजट पेश किया। अभी हम इस चुनौती का सामना कर ही रहे थे कि सामने हमारे आपदा आ गई। और इतिहास की हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत बड़ी आपदा आई, जिसका मूल्यांकन करने के बाद हमने ये पाया कि क्लाइमेट चेंज का भी जहां हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में इसका असर हो रहा है। उस आपदा के समय टूरिज़्म सीजन हमारा पीक पर था। 75,000 टूरिस्ट मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे फंसे हुए थे, क्योंकि उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा बारिश आती है, उसके नज़दीक इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको भाग कर ले जाती है। सब रोड टूट गए, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तो सबसे पहला हमारा दायित्व ये बनता था कि हम सब लोगों को जो बाहर से मेहमान आया उनको सुरक्षित रखें और उनको सुरक्षित उनके घरों में ले जाएं। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया। 48 आवर्स में हमने सभी टूरिस्टों को निकाला और 15,000 के करीब वहाँ मनाली और कसोल वगैरह में गाड़ियाँ हमारी फंसी तो उनको निकाला। फिर 48 आवर्स में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ लगाकर पानी, बिजली उसको सुचारू रूप से चलाया। अब आपदा के बाद प्रदेश की सड़कें बुरा हाल था। एप्पल सीजन हमारा एक शुरू हो रहा था, जो कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको हमने कैसे आगे करना था, तो एप्पल सीजन में पूरे लिंक रोड टूट चुके थे। सेब मंडियों में कैसे पहुंचे, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हमारे हैं वो परेशान थे। हमने दिन रात मेहनत करके उनके सेब को मंडियों में भी पहुंचाया और अपनी जो इकॉनमी थी उसको थोड़ा दुरुस्त करने की दिशा में हम आगे बढ़े। पर आपने उस टाइम ये भी कहा था कि जितना नुकसान हो गया है उसे ठीक करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। कितना आप कर पाए हैं अभी तक? अब नए साल के लिए हम तैयार हैं, क्रिसमस के लिए हम तैयार हैं। कुछ जगह रोड्स जहाँ नदी का किनारा होता है वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारी कनेक्टिविटी सब जगह तैयार है। और अगले 2 महीने तक हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आएँ, एंजॉय करें, वेदर का एंजॉय करें। और सर्दियों में जब अभी मैं शिमला से जब मैं चल रहा था तो वहाँ धूप थी तेज़ लगी और मुझे कहा कि वहाँ फॉग है, अभी आपका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। तो आप इस फॉग से अच्छा है वहाँ धूप भी सेकिए और वहाँ अपने लंग्स को भी ठीक कीजिए। और हम तो हिमाचल प्रदेश जो नॉर्दर्न इंडिया का लंग्स है, सारी अच्छी ऑक्सीजन जो ना वो दिल्ली आती है, तो इसलिए आप आइए वहाँ। नहीं, ये अच्छी ऑक्सीजन से मैं एक चीज़ ज़रूर समझना चाहती हूँ आपसे कि उत्तर भारत में इकलौता राज्य आपका है जो अब कांग्रेस पार्टी के पास बचा है, जो खासकर जो हिंदी पट्टी कहलाता है, वहाँ पर किसी और राज्य में अब कांग्रेस की सरकार बची नहीं है। देखिए, कांग्रेस की सरकार आज एक राज्य में बची है, पर कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में है। आज हर जगह, हरियाणा में जाइए प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, पंजाब में जाइए प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा तो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस हर जगह है। पावर में कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। हम चुनाव हारे हैं और ये डेमोक्रेसी में होता भी है। कभी कोई पार्टी चुनाव जीतती है, कई बार लगातार चुनाव जीतती है, तो ये पार्ट है डेमोक्रेसी का। लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर कोई बोले कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है तो ये गलत है। पूरे हिंदुस्तान में आज भी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पर ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी जो नीतियाँ, आपने जो गारंटीज़ दी चुनाव से पहले, उनका आप किस तरीके से उनको अमल में लाते हैं
आप ही एक तरह से कहा जाए तो एक मॉडल बनेंगे कि देखो कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो पाता है, क्या वो आप कर पाए? और उसमें भी मैं आपसे सबसे ज़्यादा ओपीएस पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया जो काफ़ी लोगों को भाया, पर क्या आप उसको पूरी तरीके से कर पाए हैं लागू? जिस बजट के लिए आपने कहा कि सरकार के पास उतने पैसे ही नहीं बचे थे जब आपने संभाला राज्य को, तो फिर ये कैसे आप कर पा रहे हैं? देखिए, ओपीएस एक सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है। ओपीएस हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां एनपीएस जो कर्मचारी थे उसको 2750 रुपये मिलते थे, और अभी हमने 500 लोग थे जिनको 3000 5000 रुपया मिलता था, अब 27,000 और 40,000 रुपया मिल रहा है। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया। संवेदनशीलता किस चीज़ की होनी चाहिए? जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ने प्रदेश की विकास की गाथा लिखी हो और दिन रात वो 35 साल अपने जीवन के सरकार को देता हो, और जब बढ़ापे का समय आए तो उसके पास कोई एश्योर्ड इनकम ना रहे। अगर इकट्ठा पैसा होता है तो वो खर्च हो जाता है जल्दी, बच्चों का मोह होता है, कुछ खरीदना होता है। लेकिन ओपीएस के माध्यम से आज उनको एक एश्योर्ड इनकम मिलेगी उनका अंतिम सांस तक, जब तक उनके शरीर में सरकार से एश्योर्ड इनकम मिलेगी। एक हमारी दूसरी, आपने गारंटी की बात की, किसी भी सरकार का आंकलन एक वर्ष में नहीं किया जा सकता। जब आप व्यवस्था परिवर्तन करने लगते हैं, हमारा एक नारा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हमने एक साल में 3 गारंटियों को पूरा किया। पहली ओपीएस, जिसमें हम राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा आने वाले समय में। दूसरा, ई टैक्सी, राजीव गांधी ई स्टार्टअप योजना स्टार्ट की, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को देखते हुए हमने कहा कि जो भी यूथ 40,000 टैक्सीज है हिमाचल प्रदेश में, कितना कार्बन उत्सर्जन करती होगी, उनको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा कि आप 10 लाख की टैक्सी खरीदते हैं, हम आपको 5 लाख रुपया सब्सिडी देंगे और उसको अश्योर्ड इनकम भी देंगे। उसको अश्योर्ड इनकम देंगे कि सरकार से जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं हम उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ताकि सरकार के जो सरकार को ड्राइवर रखना पड़ता है, गाड़ी रखनी पड़ती है, वो ई व्हीकल में जाए। उसको अभी हमने जारी कर दिया और उसमें अभी काफ़ी लोगों युवा उस साल दिखा रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट बस लेता है तो 1 करोड़ की प्राइवेट बस में 50 लाख रुपए हम सब्सिडी देंगे। तो एक तो ये दूसरी हमारी स्टार्टअप योजना है 680 करोड़ की। तीसरी हमारी क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा थ्रस्ट है। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है कि हमने बच्चों में ये हीन भावना ना आए, इसलिए हमने फर्स्ट क्लास से लेकर इंग्लिश मीडियम सभी स्कूलों में अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिया। तो ये 3 गारंटियाँ थी। आने वाले समय में 3 और पूरा करेंगे और 4 साल में जो हमने 10 गारंटियाँ दी हैं वो पूरा करेंगे। गारंटी महज चुनावों से पहले दी जाती है कि हमारी सरकार आएगी, पर हम तो चुनाव के वक्त, कोई चुनाव थोड़ी था जो ओपीएस देना था। चुनाव के पहले जो एम्प्लॉयज़ का बोर्ड था वो हमें पूरा 50% भी नहीं पड़ा था, लेकिन एक मानवीय संवेदनशीलता इस सरकार की थी जिसमें हमने दिया। अब जो राजनीतिक तौर पर ये ओपीएस की बात करते हैं, ये चीज़ें तो एक प्रेजेंट हम रखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी आगे हमें सोचना है। समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना चाहिए जहां सरकार की उन अंतिम व्यक्ति की कोई आवाज़ ना हो, हम पहुँचे। अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे पहला राज्य है जहां कानून बनाकर 27 साल तक उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि उनका खर्चा, उनका शादी का, उनका अगर वो नीट में पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईआईटी में जाता है, आईआईएम में जाता है, सारा खर्चा हॉस्टल से लेकर पढ़ाई का हम देंगे। एवरी मंथ 4000 पॉकेट मनी भी देंगे। ये गारंटी में थोड़ी है, ये समाज के उन अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है जिसको सरकार को सुनना चाहिए। और आप कह रहे हैं राज्य के पास पैसे बचे नहीं थे। देखिए, राज्य के पास पैसे बचे नहीं, राज्य के पैसों को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है वो भी तो अच्छा आना चाहिए ना। रूटीन गवर्नमेंट नहीं चलनी चाहिए कि ये सरकार आई, अगली बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो सरकार आ जाएगी। तो हमने तो व्यवस्था परिवर्तन करके पैसे बचाए और हमारी इकॉनमी जो है इस साल 20% पटड़ी पर आएगी। आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी
पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।